हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं डिटेल्ड सिलेबस रिगार्डिंग जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स जो है पीआईएसएम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जेएनयू का जो फॉर्म है 2021 का एडमिशन का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आप लोग में से जितने भी लोग अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को देखना है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल में वीडियो डाल दी है। आप लोग उसको देख लीजिएगा और आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो फॉर्म का डेट है वो 27 ऑफ जुलाई से लेकर 27 ऑफ अगस्त तक का है। तो आपके पास करीब करीब एक महीना है। ऐसा कुछ हड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं तो उसको फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जेएनयू के लिए हम लोगों ने जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है एमए आईआर का, एमए पॉलिटिक्स जो है पीआईएसएम, एमए पॉलिटिकल साइंस पीओएलएम, एमए ज्योग्राफी का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया। इसके साथ साथ बीए का जो फॉरेन लैंग्वेज का है वो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। तो अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, या फिर 8448884849 इस नंबर पे आप लोग जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो हम लोग आपको सारा डिटेल अबाउट द टेस्ट सीरीज एंड ऑल एवरीथिंग विल शेयर द डिटेल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए। और सेपरेटली हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताएंगे, वो सारे बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। अब कॉन्टेम्प्ररी इंडिया से किस तरीके के सवाल अक्सर आ जाते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है, एक तो हो जाता है फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में क्या देखना है, एक तो जो ट्रीटीज साइन होती है, जो बायलैटरल ट्रीटीज साइन होता है इंडिया के द्वारा, मान लीजिए इंडिया रशिया के द्वारा या इंडिया चाइना, वो अब ट्रीटीज में भी, या फिर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए एग्रीमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, या तो इकोनॉमिक हो सकता है या फिर आप उसको ट्रेड भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो सकता है, सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकता है। सिक्योरिटी रिलेटेड इन द सेंस कि जैसे कि आप लोग देखा होगा, इंडिया ने जो साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ की म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट। म्यूचुअल, या आप इसको सप्लाई ना करके सपोर्ट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स। तो इस टाइप के जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो यूएस के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान के साथ है, या बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ है, कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें यूजुअली देखना पड़ जाता है कि वो कब साइन हुआ, किसके द्वारा साइन हुआ, किस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक टॉपिक को किस तरीके से देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग जब फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसको फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हो गया एग्रीमेंट ट्रीटीज, जो कि या तो बायलैटरल हो सकता है या मल्टीलैटरल इन द सेंस कि जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड। अब क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। तो वो हो सकता है कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट चारों मिलके साइन करें या बायलैटरल साइन करें। दूसरा हो जाता है जो बहुत बार हम लोग देखते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, वहाँ पे जब इंडिया साइन करता है उन एग्रीमेंट को। कन्वेंशंस यूजुअली हो जाता है चाहे वो
इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हो या आर्म रिलेटेड कन्वेंशंस हो, जो आर्म्स ट्रेड कन्वेंशंस होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे आर्म्स रिलेटेड कन्वेंशंस है, लाइक एनपीटी और है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस तरीके की लिस्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे भी पूछ दिया जाएगा कि ये ट्रीटी को कब जो है इंडिया ने साइन किया, अगर साइन किया है तो कब नोटिफाई किया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है, जैसे रामसार कन्वेंशन, जो वेटलैंड कन्वेंशंस होते हैं, तो उसको इंडिया ने कब रेटिफाई किया, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं जो इकोनॉमिक वाले हम लोगों ने, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस होते हैं, वो जैसे इंडिया जापान के बीच में है या इंडिया सिंगापुर के बीच में है, उन सब के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। देख लेना क्या है कि वो किसके किसके बीच में साइन हुआ है, और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ और कब, विथ whom, when। क्योंकि यह ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को बताएंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक तो ये एक सिग्निफिकेंट चंक है जिसको आपको देख लेना है, जो फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों ने आपको बात की। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वेरियस, अगर हम लोगों ने इंडिया के तरफ से अगर जितने जो आप ये बोल सकते हैं कि ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशंस यूजुअली अदर कंट्रीज, अब किस टाइप का ऑपरेशंस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मालदीव्स में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाने के लिए एक जो अटैक हुआ था, तो वहाँ पे फिर इंडिया ने अपने एयरफोर्स को भेजा था उसको बचाने के लिए। या श्रीलंका में जो एलटीटी के अगेंस्ट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया जो पार्टिसिपेट करता है, तो वो कब कब कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में पार्टिसिपेट किया है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट होता है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, नेवी एक्सरसाइज हो, या फिर आपके एयरफोर्स एक्सरसाइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो जानते हैं, जो क्वाड का एक्सरसाइज है वो मालाबार कहलाता है, या फिर अगर हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो वो वरुणा होता है। तो उस टाइप की भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी में ही हो जाता है इंडियाज़ रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या तो हो सकता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो। ट्रांस कॉन्टिनेंटल फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बात, या फिर ब्रिक्स की बात। तो ब्रिक्स में किस तरीके से इंडिया का रोल है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन है, वो एक हो जाता है। अगर हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो सार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एशियान इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एशियान क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसमें इंडिया का अलग अलग रोल रहा है, किस तरीके से एक सेक्टोरल पार्टनर से फुल डायलॉग पार्टनर हुआ, उसके बाद इंडिया एशियन समिट शुरू हुआ, तो वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वहीं सार्क में इंडिया का रोल क्या है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सभी लोग जानते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वो न्यू दिल्ली में है, तो वो भी एक छोटा सा पार्ट है। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि साउ कब इस्टेब्लिश हुआ था। या फिर हम लोग जानते हैं कि डिजास्टर रिलीफ का जो सेंटर है वो गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया गया है। या सार्क कंट्रीज़ के लिए इंडिया के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। एक नॉलेज नेटवर्क, सार्क नॉलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। तो ये सारे जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम लोग मान लीजिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया कब ज्वाइन किया, वो जब ज्वाइन किया तो वो कहाँ पे हुआ था। वैसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स को लेकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर है, तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, उसमें इंडिया का रोल क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन है या किस कंट्री से हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है।
और फाइनली इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के साथ जो बायलैटरल या कल्चरल रिलेशंस जो आप बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जानते हैं तापी। अब तापी क्या है? ये इंटर कंट्री पाइपलाइन है, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये पाइपलाइन है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। या इंडिया के द्वारा जब पोर्ट बनाया गया है ईरान में टू सप्लाई फूड ग्रेन्स और वॉट एवर मटेरियल्स टू अफ़गानिस्तान, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के द्वारा वहाँ पे जो पार्लियामेंट बनाया गया है या जो डैम बनाया गया है अफ़गानिस्तान में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप लोग देख सकते हैं, वो है डोमेस्टिक डोमेस्टिक पॉलिसी। अब डोमेस्टिक पॉलिसी में अगर कोई चीज़ें देखनी है तो बाकी डोमेस्टिक पॉलिसी को आप जो इंडियन पॉलिटी में भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक अफेयर्स अगर आप इसको बोलते हैं तो इसमें मान लीजिए आप देख सकते हैं जैसे इस स्कीम्स या प्रोग्राम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स उसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, करंट हेड, या वो कौन से स्टेट में रूल हैं या स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस टाइप की चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और फाइनली इसी में एक चीज़ और जो आप लोग ऐड कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये देखना है पोस्ट 1950, देखिएगा पोस्ट 1950 इन द सेंस कि 1950 के बाद अब प्लानिंग कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जो थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो आपका मेजर फोकस होगा तो वो तो मॉडर्न में होगा, लेकिन अगर हम लोग एंसेंट की बात करते हैं तो एंसेंट में आपको शायद अगर थोड़ा सा बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स अगर आप देख लेते हैं तो वो होगा। और इसके साथ साथ मान लीजिए अशोका या मौर्य पीरियड का इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंसेंट में इतना ही, हाँ बुक्स एंड ऑथर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। मॉडर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और वैसे ही अगर आप मिडिएवल इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो मिडिएवल इंडिया में भी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है वो भी बुक्स एंड ऑथर्स देख लेना है। और अगर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का तो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर ही ऊपर देखना है। अकबर के पॉलिसीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इसे मेजर चेंज जो है मॉडर्न हिस्ट्री में है। और वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है विद द कंपनी रूल इन इंडिया, यानी पोस्ट बैटल ऑफ पैलेसी। पोस्ट बैटल ऑफ पैलेसी में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देख लेना है वो है जितने जो आपके एक्ट्स आए हैं, एक्ट्स एंड उनका सिग्निफिकेंट पार्ट क्या रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो या सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को लेकर हो या बहुत सारे ऑफिसेज का इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे हो, तो वो मान लीजिए किसी एक्ट के द्वारा आया हो या फिर किसी गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के, कौन से वाइस रॉय के अंदर आया है। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी आप उसको बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स अंडर वेरियस गवर्नर जनरल और वाइस राइज के अंदर, जो है फॉर एग्जांपल पार्टीशन ऑफ बंगाल है
या फिर क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया था, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ आपका इरिगेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये आपका कंटिन्यू रहेगा इन द सेंस कि 1909 का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 1919 का क्या है, 1935 का क्या है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। और इसमें सिग्निफिकेंट ये हो जाता है 1935 तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि यूजुअली 1935 को एक बोला जाता है कि यहाँ से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बोरो किए गए हैं, तो उसके सिग्निफिकेंट पार्ट को आप देख लीजिएगा इन द सेंस कि 1909 में के थ्रू कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किस चीज के लिए, फॉर गवर्नेंस इन इंडिया, और द रूल गवर्नेंस इन इंडिया इज बेटर टर्म रादर देन रूलिंग इंडिया। तो उसको देख लेना, एक तो ये पार्ट हो गया, और ये हो गया विथ रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल। इसी में दूसरा जो पार्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट, वो है नेशनल मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स में आपको एक तो देख लेना है अगेन बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ कि गांधी जी ने कौन कौन से किताब लिखे, बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से किताब लिखे, दादा भाई नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, राम मोहन रॉय, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है पर्सनालिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे आप देखिएगा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए बी आर अम्बेडकर ने कुछ संस्थाएं स्टार्ट की, तो वो कौन कौन से संस्थाएं थी, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्सनालिटीज एंड नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट इन द सेंस कि होम रूल कब स्टार्ट हुआ, या द रूल ऑफ बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, तो उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ स्वराज। और इसी के साथ जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आपके एनुअल सेशंस थे, और एनुअल सेशंस को किसने हेड किया, इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशंस कौन कौन थे नेशनल एनुअल सेशंस के, कब कहाँ हुआ, कौन से प्लेस पे हुआ, किसने उस समय उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, और इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशंस, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ नेशनल मूवमेंट को अगर हम देखें। और फाइनली एक लास्ट जो छोटा सा सिग्निफिकेंट पार्ट है वो है आपका सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स की टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती इम्पोर्टेंट हो जाता है, विवेकानंदा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कहीं थोड़ा सा उसमें अरविंदो घोष को भी डाल सकते हैं। तो ये हिस्ट्री में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं वो है आपके आर्टिकल्स। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उनके प्रोविजंस, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स व्हेन व्हाट इन द सेंस कि उसके क्या प्रोविजंस थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, जिसमें कि हम लोग सभी जानते हैं केशव नंद भारती केस आ जाता है, गोरखनाथ केस आ जाता है, उसको भी देख लेना है। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देख लेना है प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, बिल्स के बारे में। आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों देख लीजिएगा। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो जाता है, उसके बारे में देख लेना है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वो सारा देख लीजिएगा। फिर फाइनली आपको जुडिशरी,
के बारे में देख लेना है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपॉइंटमेंट्स। ओवरऑल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो रिमूवल प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप पार्लियामेंट को देखते हैं तो पार्लियामेंट में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स का रिमूवल का किस तरीके से होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरम क्या है पार्लियामेंट सीटिंग का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपके पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके प्रोविजंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो आर्टिकल्स हैं या फिर आप उनको जो सब आर्टिकल्स बोलते हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि पंचायती राज में इलेक्शन किस तरीके से होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, कितने पीरियड का जो होता है, इनका जो पीरियड होता है ग्राम सभा का उसका पीरियड कितना होता है, कितने दिन पहले इलेक्शन होता है, तो ये सब देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, फाइनली एक चीज और देख लीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर आप उसको जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलिए, जो सब जो कमिटीज या कमीशन से अपॉइंटमेंट होते हैं, कमिटीज या कमीशन, वेरियस कमीशन आप देखते हैं, जैसे चाहे वो सरकारिया कमीशन हो या लिंगदू कमीशन हो, तो उनके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है। और इसमें भी आपको अलग अलग करके देखना है, इलेक्शन रिलेटेड है, यूपीएससी रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट है। तो आप देखिएगा कि अलग अलग के लिए अलग अलग बहुत सारे कमीशन हुए हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही देखते हैं तो इलेक्शन को लेकर इनफैक्ट 5-6 कमीशन अभी तक फॉर्म हो चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने रिकमेंडेशन होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी यूपीएससी को लेकर भी बहुत सारे कमीशन हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको क्या आप देख लीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो अब जो आते हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन को भी आपको जो है सब कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी में आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में बुक्स एंड ऑथर्स, वही इम्पोर्टेंट हो जाता है थ्योरीज और प्रोविजंस, प्रोपोनेंट्स, टर्म्स। टर्म्स इन द सेंस की हो सकता है कि जियो पॉलिटिक्स किसने कॉइन किया या जेनोसाइड किसने कॉइन किया, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा एक इवेंट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब में हम लोग सेपरेटली भी आपको बताएंगे कि हर एक पॉइंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनको देख लेना है जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे हम लोग बात करें तो पर्सनालिटीज भी हो जाते हैं। पर्सनालिटीज इन द सेंस की पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कंट्री के एंड फॉर एग्जांपल ये सवाल जैसे आ सकता है कि कोलंबिया में इलेक्शन हुआ है या रशिया में इलेक्शन हुआ, फ्रांस में इलेक्शन हुआ, तो कौन सी पार्टी ने जीता, एंजेला मार्केल कौन सी पार्टी से है, तो वो आपको दे दिया जाएगा। या फिर अगर हम लोग 7 कंट्रीज की ही बात करें तो 4 कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे और 4 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दे दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको मैप ऑफ में बताना है कि किस कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हो, आर्म रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो, या फिर ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हो, जेंडर राइट्स कॉन्फ्रेंस हो। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके अंदर कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है थ्योरीज डॉक्यूमेंट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट्स। स्कूल्स ऑफ थॉट इन द सेंस की जो आपके मेजर है, फॉर एग्जांपल रियलिज्म। अब रियलिज्म के अंदर भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। अगर हम लोग बात करें तो क्लासिकल है,
न्यू रियलिज्म है जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, क्रिश्चियन रियलिज्म। तो इस टाइप से जो अलग अलग है, अब उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट फिट आते हैं या कौन कौन से उनके प्रोपोनेंट हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, उनके क्या इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट्स हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग दिस टॉपिक। अब दूसरा आते हैं वर्ल्ड अफेयर पे। तो फाइनली अगर हम लोग मान लीजिए वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसमें जो हो जाता है सिग्निफिकेंट ट्रीटीज, वॉर्स, इसमें आपको कोल्ड वार भी देख लेना है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंट कोल्ड वार डेवलपमेंट्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटीज इस तरीके से इंडिया यूएसएसआर के बीच में ट्रीटीज साइन हुई है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनके लिए कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन से हुए थे, और आप बोल सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था, पीस ट्रीटी, तो उसमें कौन कौन से पीस ट्रीटी हुई थी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितने कॉन्फ्रेंसेस फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पोस्टन कॉन्फ्रेंस हो जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वार्सा ट्रीटी क्या है या वार्सा पैक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे रीजनल लेवल पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ओपेक की, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं तो अफ्रीकन यूनियन इम्पोर्टेंट हो जाता है। रीजनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको कि आप लोगों को एक बार देख लेना है। और बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रीटीज भी बहुत सारे जो साइन हुए हैं तो उनको भी आप लोगों को देख लेना है, जैसे जैसे सेंटो, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। और जियो पॉलिटिक्स के जितने जो आप बोल सकते हैं इंटरवेंशंस हुए हैं, फॉर एग्जांपल इसराइल फिलिस्तीन है या अरब वार हुआ है, वियतनाम वार हुआ है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आपके कौन कौन सी आप मैसेकर्स या जीनोसाइड हुआ है अफ्रीका में या फिर एशियन कंट्रीज में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाइना में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरिया वार ऑफ 1950 वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको एक बार देख लेना है। और फाइनली एक बार जो थोड़ा सा आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लास्ट एक चीज देख लेना है वो है न्यूक्लियर न्यूक्लियर वारफेयर। न्यूक्लियर वारफेयर में जितने जो आर्म रिलेटेड ट्रीटीज हुए हैं, आर्म कंट्रोल ट्रीटीज हुए हैं, वो अलग हो जाता है, आर्म रिलेटेड ट्रीटीज अलग हो जाता है, उन दोनों को देख लेना है। वेरियस कंट्रीज ने अलग अलग टाइम पीरियड में जो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए हैं, चाहे इंडिया का हो या फिर फॉरेन कंट्रीज का हो, उनके न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स क्या रहे, उनके कोड नेम्स क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पे जो आपके, अगर हम लोग मिसलिनियस की बात करें या वर्ल्ड पॉइंट की बात करें, जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि रोहिंग्यास की या फिर उगर कम्युनिटी जो कि चाइनीज मुस्लिम्स हैं, अशेरियंस जो कि क्रिश्चियंस इन सीरिया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के एथनिक ग्रुप्स को भी आपके लोग देख लेना है। तो ये ओवरऑल जो है एक आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके बाद भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिलेबस जो हम लोगों ने 2 साल के पेपर को एनालाइज करके बनाया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक्स हैं, एडिशनल टॉपिक्स हैं जिसपे कि सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से एक कंप्लीट होलिस्टिक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है।
और जिसमें कि स्टडी मटेरियल में टेस्ट सीरीज होते हैं, IRT के अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, विदेश यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स होते हैं, UGC के पेपर्स होते हैं। तो इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है कि आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो सके इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टडी मटेरियल बनाया वो हर एक पॉइंट को देखकर बनाया है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर अप किया है। और स्टडी मटेरियल के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8448878849 पे, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और इसके साथ साथ किस टाइप की स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप मैसेज कीजिएगा तो हम लोग आपको सैम्पल नोट्स भी शेयर कर देंगे। और मान लीजिए अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं भी लेना चाहते हैं, अपने से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो होपफुली ये जो हम लोगों ने सिलेबस शेयर किया है ये आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करेगा। और हम लोग जो है सेपरेटली एक बार डिस्कस भी करेंगे टॉपिक वाइज कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को देख लेना है। और इसके अलावा जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लास्ट मोमेंट में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका जो सिलेबस का कवरेज है वो हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं छूट जाती है, लेकिन आप जब अलग अलग क्वेश्चंस को लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और एग्जाम ट्रेनिंग की तरफ से भी यही कोशिश होती है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकें ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को लगाइए और आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। और इसके अलावा आपके पास और कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन गिव अस ए कॉल और टेक्स्ट थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट वी हैव शेयर्ड। एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा और आप हम लोगों को